नमस्कार दोस्तों, एसीसी विवरण के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने जुलाई 2019 के पेपर 1 को देखा। अब इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2019 के पेपर 2 के विषय में अध्ययन करेंगे और उसके सीडीपी के प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए समय न लेते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिख रहा है कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहेल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। मतलब इसको पढ़िए और कोहेल वर्ग के जो नैतिक सिद्धांत है उसके चरण को समझिए। पहला, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्य को परिभाषित किया जाता है जो कानून और समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। देखिए, मतलब कानून और सामाजिक के जो नियम बने हैं उसको ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए जो चीजें बनती हैं उसको हमें पहचानना है या वो कौन सा होता है। पहला देखिए, अगर कानून और व्यवस्था की बात की गई तो जो सामाजिक और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बोल रहा है कि आपको समझौते पे ध्यान देना ही नहीं है। तो तीनों ऑप्शन देखिए, सामाजिक है और यहाँ पे सार्वभौम नैतिक सिद्धांत की बात कर रहा है। मतलब सार्वभौम मतलब जो सबके लिए अप्लीकेबल हो। तो एक ही बचता है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, यानी कि ऐसा उद्देश्य जो सभी नियमों से परे हो, जो किसी नियम का फॉलो ना करता हो, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? देखिए, मूर्त क्रियात्मक मतलब जो चीजें सामने दिखती हो उसके विचार में सोच समझ ही क्या होता है? मूर्त क्रियात्मक। चलिए समझते हैं। पहला, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रक्रियाएं। तो देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सुरक्षित रखने की योग्यता। देखिए, जो चीजें सामने दिखेंगी उसी को तो हम सुरक्षित रख पाएंगे। पहला जो लिखा है सजीवात्मक चिंतन, ये अपने बारे में लिखा है। सजीवात्मक चिंतन मतलब जो चीज जिंदा है वो, तो ये तो होगा नहीं। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था यानी कि ऐसी चीजें जिसके विषय हम तर्क कर सके, सोच सके, समझ सके, जिसको हम देख सके, जिसको हम सुरक्षित रख सके, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। जीन पियाजे और ले वागोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? मतलब जीन पियाजे और ले वागोस्की संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, इस चीज को समझिए। देखिए, पहला, कौशलों का अर्जन समझते हैं, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया अथवा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय विनियोजन मतलब ये होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हुए जो चीजें सिखाई जाए उसके अर्थ को समझना और ग्रहण करना, यही होता है आपका संरचनावादी सिद्धांत, या उसके बारे में जीन पियाजे और ले वागोस्की ने कहा है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना, प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? मतलब हम समाचार पत्र हो गया, कहानी हो गया, इन सबको देख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष की भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। इसके लिए या इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में कौन सही होगा? देखिए, महिला और पुरुष को कहीं भी ये तो नहीं बोला है कि पुरुष को बढ़ावा दीजिए, महिला कम कीजिए, वो उनके बारे में जागरूक कर रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जरा देखिएगा। पहला, लैंगिक जेंडर को पक्षपात को बढ़ाने के लिए, ऐसा तो है नहीं, उसने कहा नहीं है। स्थिरता को बढ़ाने के लिए ये भी नहीं है। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये भी नहीं कहा है। देखिए, रूढ़िवादी को प्रोत्साहित मतलब पुरुष महिला विभेद करो, इसको बढ़ावा दे रहा है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए वो चीजें बताई जा रही हैं कि भाई देखो, जो चीजें अगर महिला की भूमिका क्या है, पुरुष की भूमिका क्या है, सबको बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए ये है। तो एक तरह से जागरूक किया जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? देखिए, अब यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, इसमें से कह रहा है कि महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करता है, जरा समझिएगा।
मीडिया, बिल्कुल उसके सामाजिकरण में मीडिया का रोल होता है, परिवार का भी होता है, विद्यालय का भी होता है, आस पड़ोस का भी, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। बच्चे के सामाजिकरण में ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों के चारों क्या करते हैं, भूमिका अदा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्यान समझिएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, हर एक कार्य के लिए बुद्धि अलग होती है। चलो जरा हम समझते हैं क्या कह रहा है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी और के इमोशंस को, उसकी मनोदशा को समझ लेता है, जान लेता है, तो उसकी बुद्धि कैसी है। देखिए, प्रकृतिवादी बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जो नेचर की तरफ उसका अट्रैक्शन रहे। अंतरा व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति अपने में ही खुश रहे, अंतर व्यक्ति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर व्यक्ति बुद्धि ऐसी बुद्धि है जो कि किसी दूसरे की बुद्धि का मापन कर सके, या आप कह लीजिए कि किसी दूसरे की बुद्धि के बारे में परिकल्पना कर सके, वो हमारा हो जाएगा अंतर व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे टिक नहीं हो पा रहा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर। देखिए अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7, क्या कह रहा है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। अच्छा, बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन कौन से कारण होने चाहिए। पहला, बच्चों को गैर हाजिर उपलब्धि वाले, यानी कि बच्चों को हम ये समझ ले कि गैर हाजिर उपलब्धि वाले हैं, गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन का उपलब्धि से कोई मतलब है नहीं। दूसरा, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, हाँ ये हो सकता है, सुधार करना चाहिए, ये हो सकता है। अच्छा, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता से चर्चा करना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला गलत है, 2, 3, 4 सही हो जाते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 7वें का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें होनी चाहिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, देखिए प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बिल्कुल नहीं, आप भी जानते हैं। अगला क्या होगा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। मानक निर्देश निगेटिव है, हटाइए। बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन हर बच्चों के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रगतिशील शिक्षा में एक बच्चे की क्या क्षमता है, क्या संभावना है, उसमें विश्वास करना और उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। पहला, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को या जीवन में विशेष शुरुआत देती है। देखिए, विकास में वंशागत और आनुवंशिक दोनों का प्रभाव पड़ता है, मतलब पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तो वंशा कहा है तो नहीं हो जाएगा। पर्यावरण कारक यहाँ पे वंशानुगत नहीं है, गलत हो जाएगा। शारीरिक दिमाग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कैसे, मैंने आपको बार बार बताया है कि विकास के क्षेत्र में या विकास डेवलपमेंट के लिए कोई भी विकास हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे जो हो, उसमें वंशानुक्रमण के साथ साथ आपका वातावरण का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए, इसमें डायरेक्ट लिखा है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव, यानी कि कौन सा नहीं है, आपको वो पहचानना है वाला नहीं, नहीं है जो। पहला, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये तो भाई हमारा सही है, हर व्यक्ति अलग अलग विकास करता है, चलो। दूसरा, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, सही बात है, क्रम से होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे होता है, ये भी सही बात है। विकास की सटीक गति नहीं होती, ठीक है, उसका कोई गति निर्धारण नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम एक समान रूप से चलता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, समझिए।
अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? देखिए, मैंने आपको बार बार बताया, जब भी लड़कों को ज्यादा माना जाए या लड़कियों को ज्यादा माना जाए तो ये सीधा होता है कि इसमें तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, यानी कि लैंगिक पक्षपात हो रहा है। तो चलिए समझते हैं प्रश्न को और इसके उत्तर को बनाते हैं। क्या कह रहा है? पहला, लड़कियों की तुलना में लड़कों को शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। गलत बात है। ये कहाँ लिख दिया? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। ये भी गलत बात है। यह शिक्षण में, हाँ, लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है, अगर शिक्षक ऐसा कर रहा है तो यह एक लैंगिक पक्षपात का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा है प्रश्न नंबर 12। एक समस्या को मूल एवं अपसारी संसाधनों के साथ करने की योग्यताओं निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक की विशेषता है? अच्छा, किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? एक समस्या को मूल एवं अपसारी संसाधनों से सॉल्व करने की अगर क्वालिटी है तो पहला, अहम केंद्रित बच्चों की क्षतिग्रस्त सृजनात्मक। देखिए, जहां पे अपसारी चिंतन आएगा वहां पे सृजनात्मक आंसर 100% होगा। ये मैंने आपको बार बार बताया है। अपसारी मतलब ऐसा चिंतन, एक ही समस्या को अनेक प्रकार से सॉल्व करने के तौर तरीकों को सोचना या उसमें दक्ष होना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन के अनुकूलन करने चाहिए या अनुदेशन अनुकूलन बनाना चाहिए? दृष्टिबाधित बच्चा है, ध्यान दीजिएगा। पहला, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। पहला ही हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ध्यान समझिएगा। अब बच्चा देख नहीं पा रहा है तो ऐसी सामग्री जो उसमें उसे छूकर वो महसूस कर सके। जैसे अगर बताना चाहते, देखो बेटा ये गोला है, तो उसको एक गेंद दीजिए, गेंद वो छू के उसको आभास करेगा, अच्छा ये ऐसा गोला होता है, क्योंकि देख तो पाएगा नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। जब वो देख ही नहीं पा रहा है तो प्रस्तुति करके क्या करेंगे? स्वयं अभिविन्यास करना, ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। कहाँ से देख पाएगा भाई? अनेक प्रकार के लिखित लिखित कार्य पे ध्यान केंद्रित कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? अच्छा, पहला, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, सक्रिय रूप से हतोत्साहित नहीं करना है। कभी कभी प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना है, ये सब निगेटिव हो जाएंगे। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। सक्रिय रूप से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो पठन पढ़ने की प्रक्रिया को सही से समझ पाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक रूप निर्देश मानकीकृत नेगेटिव है, प्रतियोगिता अधिगम नेगेटिव है, विशिष्ट शिक्षा योजना ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा योजना मतलब इंडिविजुअल। समावेशी शिक्षा में अनेक प्रकार के बच्चे रहेंगे, तो हर एक बच्चे को हर एक प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा, एक अधिगमकर्ता सीखने वाला बच्चा है, उसके साथ दूसरा युग्म है, तो कौन सा सही है उसको हमें समझना है। पहला क्या लिख रहा है? ध्यान समझिएगा। पहला लिख रहा है कि श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता को दृश्य सूचनाओं को नहीं समझ सकते हैं। देखिए, बात कर रहा है कि जो बच्चा सुन नहीं पाता वो देखी हुई सूचनाओं को नहीं समझ सकता। सही बात है, कहाँ समझ पाएगा? ठीक है, कौन क्या बात कर रहा है देखता रहेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। दूसरा, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने की कमी है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो सही मिलान है यही है। अगर जो बच्चा पढ़ने में अक्षम होगा वो बच्चा लिखने यानी कि धारा प्रवाह से पढ़ने और लिखने में कमी है। वो बोल ही रहा है कि पठन अक्षमता, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने में कमजोर है, तो क्या वो धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने की कमी है? बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए, पहले की बात करें तो उसमें लिखा था जो श्रव्य, जो सुनने वाला, सुनने से कमजोर व्यक्ति है वो देखकर चीजों को नहीं समझ पाएगा, समझ सकता है देखकर। ठीक है, हमने शायद गलत बोल दिया था, तो वहां पे समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे लिखा है सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय होगा, कार्य पूरा करने में धीमा नहीं भैया, वो कार्य पूरा करने में तेज होगा कार्य में।
अवधान कमी, जिसका ध्यान कम लगता हो वो उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। कहाँ से रख पाएगा? जिसका ध्यान केंद्रित हो ही नहीं पाएगा तो वो लंबे समय तक ध्यान नहीं रख पाएगा। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोला था कि एक अधिगमकर्ता की कमी दिया है और उसकी विशेषता दिया है। अगर ये कमी के कारण ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सेकंड नंबर, पठन में अगर कमजोर है तो उसको पठन लेखन में प्रॉब्लम होगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सार्थक सरलीकरण के रूप में परिभाषित या परिणित नहीं होता? अच्छा, पहला, पहले से पढ़े विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना नहीं। दोहराने एवं स्मरण से बढ़ावा देना, ये गलत बात है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड हमसे पूछा था, नेगेटिव आ ही गया। बोला है ना कि कौन सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता, नेगेटिव वाला। देखिए, पहले से जो ज्ञान को जोड़ देंगे तो अच्छी बात है ना, सरल हो जाएगा आपका काम। दोहराने और याद करने से नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड की बात करें तो उदाहरण गैर उदाहरण से, इससे भी काम सरल हो जाएगा। एक समस्या को अनेक तरीके से आप विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो भी सरल हो जाएगा, लेकिन याद करने से सरल नहीं हो पाएगा काम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? निगेटिव वाला ही पूछा है आपसे, नहीं हो सकता। निगेटिव वाला खोजिए, आंसर ले लीजिए। चलिए समझते हैं। पहला क्या करें? विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर देना, ये तो पॉजिटिव है, हमको खोजना है नेगेटिव। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहते हैं, सहयोग देता है, ये भी सही बात है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों, अनुभवों प्राप्त करते हैं, उनके वर्तमान ज्ञान पुनः संरचना या विकसित करने के लिए शिक्षा अधिगम की योजना बनाता है, ये भी सही बात है। अध्यापक विशिष्ट सत्रावधान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय फीडबैक देते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, बजाय क्या है? नेगेटिव वर्ड है, और यही हमसे पूछा था कि क्या अनुकूलन नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के, मतलब एक शिक्षक को विद्यार्थियों को क्या निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या अंक लेने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें, अगर गौर कर रहे होंगे, कह रहा है कि अंक लेने के बजाय, ध्यान दीजिए, ऑप्शन सेट करिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अंक लेने के लक्ष्य, ठीक है, अंक लेने के लक्ष्य के बजाय उसको प्रोत्साहित करना चाहिए असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। ठीक है, बात को समझिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा घुमा दिया है आपको। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है? अच्छा एक मिनट, 4 नंबर नहीं होगा, इसका गड़बड़ हो गया। देखिए ध्यान समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शिक्षक को, अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे गौर करें, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे गौर करें, तो कह रहा है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या सीखना चाहते हो उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, ना कि प्रदर्शन लक्ष्य कि दिखाओ हमने ये सीख लिया, हमने ये सीख लिया, ऐसा नहीं है। हमेशा शिक्षक को मोटिवेट करना चाहिए, बेटा तुम चीजों को सीखने के लिए सीखो, करो या समझो, प्रदर्शन करने के लिए नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी सबके सब नेगेटिव। देखिए सेकंड नंबर, प्रदर्शन करने के लिए नहीं सिखाना चाहिए, असफलता से बचने के लिए बिल्कुल नहीं, अंक बिल्कुल नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? पहला, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, क्या ये उदाहरण है? बिल्कुल भाई, देखिए समय सारणी निर्धारित करेंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आगे भी है, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी हो सकता है भैया। उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, ये भी हो सकता है। हम और उन साथी को समझना, ये भी हो सकता है। स्वयं से प्रश्न करना, ये भी हो सकता है। तो प्रभावशाली रणनीति में 5 के पांचों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वो कम ज्यादा की बात नहीं कहा है, कम ज्यादा की बात करता तो शायद इसमें से का दो गलत हो जाता। वो कहा है कौन कौन सा हो सकता, तो सबके सब हो जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मतलब बाह्य मतलब बाहर से प्रेरित होने का कौन सा उदाहरण है, वो हमको समझाना है। चलिए समझते हैं। पहला, मैं अपना कार्य पसंद करती हूँ। देखिए ये तो खुद ही है,
तो ये आंतरिक प्रेरणा हो गया, बाह्य तो हुआ नहीं। फिर आया मैं, ये भी आंतरिक हो गया। गृह कार्य करने में मैं, फिर आंतरिक हो गया, फिर बाह्य। अब लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक, देखिए आ गया ना। अब कार्य तो वो पूरा कर ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक उसके लिए मोटिवेट है, या शिक्षक उसको कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो पुरस्कार दे रहे हैं, अंक दे रहे हैं, गुड लिख रहे हैं, तो इससे वो प्रेरित हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये बाह्य रूप से प्रेरणा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, केवल नेगेटिव वर्ड हटाइए, फिर केवल नेगेटिव हटाइए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ये सही हो सकता है क्योंकि लास्ट वाला लिखा है उदाहरण एवं गैर उदाहरण नहीं देने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। पहला, अन्वेषण एवं परिचर्चा। सूचनाओं का संचरण गलत बात है। दंडात्मक साधन गलत बात है। एक रूप मानचित्र गलत। तो ये तीन के तीनों गलत हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्वेषण की खोजबीन को या चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बच्चे चीजों को अच्छे से सीखते हो या सीख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 24। क्या कहता है, इसको समझते हैं। बच्चों की गलतियां एवं प्रांत धारणाएं। देखिए, जो बच्चों की गलतियां और धारणाएं होती है उसका क्या अर्थ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये हो सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, नहीं, गलतियां रुकावट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को अनदेखी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सूचित करती हैं बच्चे की क्षमताएं वयस्कों से बहुत निम्न स्तर की है, गलत बात है। बच्चा सुप्रीम है, उसके बारे में गलत सोचना ही नहीं है। तो बच्चे जो गलतियां करते हैं, जो उनके अंदर धारणाएं होती है, भ्रांत धारणाएं, वो सब की सब शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। जितनी गलतियां वो करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि बच्चा किस स्तर का है, किस लेवल का है, और उसके अनुसार आप कार्य करते जाएंगे, बच्चा सीखता जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। पहला, संरचना ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। पहला, लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। देखिए, तुलना नहीं करना चाहिए, मानते हैं कम, लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए, तो ये होगा नहीं। दूसरा, कोरी पट्टिया या खाली स्लेट, ये भी गलत बात है, निगेटिव वर्ड का यूज करना ही नहीं है। तीसरा, एक निष्क्रिय प्राणी, ये भी गलत बात है। क्या बच्चा निष्क्रिय प्राणी है? ये तो अब ये कुर्सी में तो है नहीं जो निष्क्रिय होगा। ऑप्शन नंबर 4, एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चे को यह माना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। पहला, एक मूक मार्गदर्शक होना। मूक मतलब चुपचाप बैठे रहे, गलत बात है। कक्षा को छोड़ देना, गलत बात है। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चौथे की बात करके लिखा है, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हों। क्यों भैया, कमजोर का नहीं करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को हम समझते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। पहला, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं है भाई, संबंधित तो है ही, तो गलत हो जाएगा। अधिगम विकास का ध्यान दिए बिना घटित होता है, नहीं, गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, गलत बात। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित एवं अंतः निर्भर होते हैं, ये सही है। ठीक है, विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं आंतरिक रूप से, और साथ ही साथ आज अंतः निर्भर होते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28। क्या कह रहा है समझते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के तरीके को क्या कहा जाता है। मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान, या मानसिक कह लीजिए मैप कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार स्कीमा ही वो तरीका है, या स्कीमा के अनुसार बच्चे कार्य करते हैं और हर एक नई जानकारी को सीखते हैं तथा
पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए समायोजित कर लेते हैं। तो स्कीमा क्या है? जितने भी नए नॉलेज है या नए ज्ञान है उसको अपने दिमाग में फिट करना क्या है? स्कीमा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला हमारे पास है 29 नंबर, कह रहा है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस तरह वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक उपरोक्त कथन को प्रसारित करती है? पहला लिखा है कि समीपस्थ निकटस्थ क्षेत्र विकास का सिद्धांत, साम्यकरण, संरक्षण बुद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बात कहाँ है कि भाई एक उचित प्रश्न, ठीक है, या सुझाव के द्वारा बच्चों को उस बिंदु को बहुत आगे, मतलब एक बच्चा अगर कोई चीज जान रहा है या समझ रहा है उसको हम सुझाव के द्वारा बहुत उच्च बिंदु तक ले जा सकते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? ये ZPD थ्योरी कहती है, यानी कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र का सिद्धांत कहता है, जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था। आखिरी प्रश्न इसको हम समझ लेते हैं, क्या कह रहा है? 30 नंबर, लय वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर सामाजिक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? मतलब लय वाइगोत्स्की। अब जहां पे लय वाइगोत्स्की आएंगे तो आपको पता ही है, हमें जहां सामाजिक दिख गया हमारा आंसर वही राइट हो जाएगा और हमें देखने की जरूरत है ही नहीं। तो लय वाइगोत्स्की ने कहा था सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा संपादित कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये रहा दोस्तों हमारा सीटेट CDP पेपर 2 2019 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था। अब वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।